अब देखो हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 11 इक्विलिब्रियम का अगला टॉपिक एंड ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। नाम है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। इससे पहले हमने सभी टॉपिक्स अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं एंड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो भी हमने कंप्लीट कर ली है अच्छे से डिटेल में, हर एक चीज़ कैलकुलेशन के साथ बिल्कुल बारीकी से समझाया है। और इतना डिटेल में आपको सॉल्यूशन शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि वीडियोस लंबे हैं पर सब कुछ डिटेल में है, तो जिसको भी समझना है तो इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियोस लाइन बारी से देखने को मिल जाएंगे। एंड अभी हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक जो कि है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। एंड इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सॉल्ट क्या होता है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना बेसिक तो सब हर कोई जानता होगा। अब सॉल्ट भी यहाँ हम दो तरीके से बात करने वाले हैं। सबसे पहला वाला है ऐसे सॉल्ट जो कि स्लाइटली सॉल्यूबल हो और ऐसे जो कि स्पैरिंगली सॉल्यूबल हो। दोनों में अंतर इस बात का है कि जो स्लाइटली सॉल्यूबल सॉल्ट होते हैं ना, उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो 0.1 मोलैरिटी से तो कम होती है। बट सॉल्युबिलिटी यहाँ मैं खाली एस से ही लिखूँगा तो कंफ्यूज मत होना। बट उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो 0.0, अरे तेरी तो 0.01 m से बड़ी होती है। बात समझे? स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट वो सॉल्ट हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी 0.1 मोलार कंसनट्रेशन से तो कम होती है, बट 0.01 मोलार कंसनट्रेशन से ज़्यादा होती है, मतलब इन्हीं के बीच में वेरी करती है। वेरएज स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट वो सॉल्ट है जिनकी सॉल्युबिलिटी का वैल्यू जो है, जिनकी सॉल्युबिलिटी 0 ग्रेटर देन नहीं होगा, लेस देन होगा, सॉरी मेरी गलती, क्या लेस देन 0.01। ठीक है ना, अगले पेज से लिख लेता हूँ। मैंने बोला स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट वो सॉल्ट है जिनकी सॉल्युबिलिटी लेस देन 0.01 मोलैरिटी, यानी कि 0.01 मोलैरिटी तो अपने आप में ही इतना कम कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो उससे भी कम इनकी सॉल्युबिलिटी होती है। यहाँ सॉल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन का मतलब सेम मान के चलो, ठीक है ना, और कुछ नहीं। तो क्या बोला मैंने कि स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी 0.01 m से भी कम होती है, और ऐसे ही सॉल्ट की हम बात करने वाले हैं। ठीक, एग्जाम्पल क्या होंगे बोलो ज़रा। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा आपका, बुक में दिया है, बेरियम सल्फेट BaSO4, AgCl हो सकता है, PbI2 हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं आपके स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के। हालांकि 3 बताए हैं, और भी हो सकते हैं, बाकी आप याद कर सकते हैं गूगल से देख के। हालांकि इतना काफ़ी है क्योंकि हम एक ही एग्जाम्पल से पूरे टॉपिक को समझने वाले हैं। इतनी बात आप लोग समझ गए, बढ़िया। अब सीधा आते हैं हम अपने मुद्दे पे, और मुद्दा देखो ये है, समझाने वाली बात इसमें ये है। मान लो ये एक बीकर है, अरे यार ये कितना टेढ़ा बीकर बन जाता है। ठीक है, अब इसमें पानी भरा है, इसमें आपने डाला सॉल्ट, कौन सा वाला डाला, BaSO4 डाला। बेरियम सल्फेट है, टूटेगा बेरियम आयन में और सल्फेट आयन में, ये बात भी मानते हो। ठीक, अब देखो बेरियम सल्फेट बेरियम आयन और सल्फेट आयन में ब्रेक हुआ, इसे बोलेंगे डिसोल्यूशन। क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन। अब क्योंकि ये स्पैरिंगली सॉल्युबल है तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, कम ही होगा। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन इससे ज़्यादा आयन्स को होल्ड नहीं कर पाएगा, यानी कि अब बेरियम आयन का कंसंट्रेशन भी बढ़ा, सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन भी बढ़ा। टी टाइम बाद ये देखा गया कि अब जो सॉल्यूशन है वो इससे ज़्यादा बेरियम आयन और सल्फेट आयन को होल्ड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तब क्या रीच होगा, तब यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कैसे हुआ, डिसोल्यूशन भी होगा और वापस से बेरियम आयन और सल्फेट आयन कन्वर्ट करके एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बना लेंगे। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रेसिपिटेशन। मुझे पता है आपको नहीं आया समझ में, एग्जांपल देता हूँ। AB है, AB टूटा आपका किस में, A पॉजिटिव और B नेगेटिव में। AB एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, इसको पानी में डालते ये टूटा A पॉजिटिव और B नेगेटिव में। इतनी बात मानते हो, बढ़िया। अब एक पॉइंट ऐसा आया ना कि इसका कंसंट्रेशन और इनका कंसंट्रेशन, ये जो भी आयन्स है इनका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
ठीक है। और अगर इनका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो ये वापस से सॉल्ट बनाने लगेंगे। तो वही पॉइंट तो होगा किसका, इक्विलिब्रियम का। बस इतना ही बताना था इसमें। ठीक है। ए बी सॉल्ट किस में ब्रेक होगा, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में। फिर एक पॉइंट बाद इनका कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाएगा कि ये वापस से ए बी में कन्वर्ट होंगे, और जिस पॉइंट पर ऐसा होने लगे तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम रीच कर गया है। अरे जैसा इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था सेम वही चीज़ है, अलग कुछ नहीं है। बस ये सॉल्ट है, अगर ये आयंस में ब्रेक हो रहा है तो उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन। और ए पॉजिटिव बी नेगेटिव वापस से कंबाइन होके एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाएंगे, उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। अब इनसॉल्युबल सॉल्ट है तो ऑब्वियसली बात है वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो रहा होगा, वो नीचे बैठ जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बनना, यानी कि प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ जाऊं। अब देखो, जब ये जो सॉल्ट है इक्विलिब्रियम रीच कर गया, जब ये जो सॉल्ट है इक्विलिब्रियम रीच कर गया, तो इस पॉइंट पे ना ए पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ होगा सॉल्यूशन में, और बी नेगेटिव आयन का भी बी नेगेटिव आयन का भी कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ होगा सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है। और इन दोनों के ही कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। इन दोनों के ही कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। कंडीशन क्या होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम अचीव होना चाहिए, तभी बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे। अगर मान लो इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ, अभी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ, कोई टाइम टी चल रहा है, इक्विलिब्रियम या तो अचीव होने वाला है या हो चुका है, बट अभी तो नहीं है। ठीक है। तो उस पॉइंट पर अगर मैं ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन लूँ और उनका प्रोडक्ट करूँ, तब जो चीज़ मुझे मिलेगी वो क्या होगी, आयनिक प्रोडक्ट। QSP लिख लो। क्या बोलेंगे इसको, आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट और ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, इसमें अंतर है। अंतर किस चीज़ का है, यहाँ पे कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो तब है जब ये इक्विलिब्रियम में है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है तब है जब इक्विलिब्रियम में नहीं है। कोई एनी टाइम टी है, कोई भी टाइम टी में है पर इक्विलिब्रियम में तो नहीं है, और तब ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन है, उनका प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, आयनिक प्रोडक्ट। इतनी बात आप लोग समझ गए क्या, नहीं समझे? अगर मैं इनका एक कंपैरिजन आपको समझाऊं तो वो कुछ ऐसा होगा कि आयनिक प्रोडक्ट जो है, अगर ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट से कम हुआ, बात समझे नहीं समझे? मैंने बोला अगर आयनिक प्रोडक्ट जो है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट से कम हुआ, इसका मतलब ये होता है कि अभी जो सॉल्ट है ना हमारा, अभी जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है हमारा, वो उसमें डिसोल्यूशन होगा अभी, और यानी कि अभी वो और ब्रेक होगा, अभी और वो टूटेगा। ठीक है ना, इतनी बात समझे? ये तब की कंडीशन है। अब अगर, और इस केस में प्रेसिपिटेशन नहीं बन रहा होगा, ऑब्वियसली नहीं बनेगा, क्योंकि अभी तो सॉल्ट ब्रेक हो ही रहा है। ठीक है, मतलब अभी वो और ब्रेक होगा, अभी और डिसोल्यूशन होगा, और उस तरह की सिचुएशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। स्पेलिंग में गलती हो सकती है, उसके लिए मुझे माफ़ करना। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होगी कि आयनिक प्रोडक्ट जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट के। तब हम बोलेंगे कि भैया इक्विलिब्रियम रीच कर गया है। इक्विलिब्रियम रीच कर गया करने का मतलब समझते हो, कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन हो रहा है। जब आयनिक प्रोडक्ट और बराबर हो जाए किसके, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट के, उसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम रीच कर गया है। और इस केस में इक्विलिब्रियम रीच करने का मतलब ये है ना, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, ये जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब ए बी सॉल्ट का आयंस में ब्रेक होना, रेट ऑफ डिसोल्यूशन यानी कि स्पीड उसकी, वो बराबर हो जाएगा रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन के। रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन मतलब ए पॉजिटिव आयन और बी नेगेटिव आयन आपस में कंबाइन होकर वापस से ए बी बना रही हैं,
तो ये होने की प्रोसेस क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो क्या होगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल्स टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। इस लाइन को लिख लेना। तो ये कब कंडीशन है, दूसरी वाली, जब मेरा आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट के बराबर हो जाए। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन कब आती है, जब आयनिक प्रोडक्ट मेरा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट से बड़ा हो जाए। तब ये कंडीशन ऐसा कहती है कि अब सॉल्यूशन हो चुका है ओवर सैचुरेटेड। आप ये बात समझते हो ना कि बोलते हैं भाई अब तो सैचुरेशन आ गया, सैचुरेशन आ गया मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जब आयनिक प्रोडक्ट मेरा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट से बड़ा आ जाए, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ओवर सैचुरेशन हो गया है। ओवर सैचुरेशन होने का मतलब ये है कि ये ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव के आयंस की मात्रा सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अगर ये सॉल्यूशन में इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो सॉल्यूशन उतना होल्ड नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से ये ए पॉजिटिव आयन और बी नेगेटिव आयन को वापस से कंबाइन होके ए बी नाम का इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना पड़ेगा। और क्योंकि ये इनसॉल्युबल है, घुलेगा नहीं, तो नीचे बैठ जाएगा। और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा क्या, प्रेसिपिटेशन या प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन या प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये गहरी बात समझ में आई होगी। जिसको नहीं आई है प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके वापस से देखो, ये समझना बहुत ज़रूरी था, इसके बिना टॉपिक नहीं आएगा भाई। तो एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो BaSO4 को डाला पानी में, पानी में डालते ही कुछ टी टाइम बाद उसमें इक्विलिब्रियम आ गया, यानी कि बेरियम आयन और सल्फेट आयन। एक तो ये तुम्हारा सॉल्ट हो गया जो कि सॉलिड फॉर्म में है, और ये एक्वस एक्वस फॉर्म में है। तो जब बेरियम सल्फेट आयन को पानी में डाला, उसने बेरियम आयन और सल्फेट आयन रिलीज़ किए, मैं कह रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम रीच कर गया। उसका मतलब ये है कि बेरियम सल्फेट जिस तेज़ी से टूट रहा है बेरियम आयन और सल्फेट आयन में, उसी स्पीड से, उसी तेज़ी से बेरियम आयन और सल्फेट आयन आपस में कंबाइन होकर बेरियम सल्फेट नाम का सॉल्ट बना रहे हैं। तो अगर ये प्रोसेस अगर सेम स्पीड से हो रही है, ये प्रोसेस अगर सेम स्पीड से हो रही है, तो इसका मतलब तो इतना ही है कि इक्विलिब्रियम रीच कर चुका है, ठीक। और अगर ऐसा हो जाए कि सॉल्यूशन में इनकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए, किसकी, बेरियम आयन और सल्फेट आयन की, तो होगा क्या, उस केस में ओवर सैचुरेशन आ जाएगा। ओवर सैचुरेशन आ जाएगा मतलब जो सॉल्यूशन है उसके होल्ड करने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। तो उस समय बेरियम आयन और सल्फेट आयन मिलके बेरियम सल्फेट बना देंगे वापस से। मतलब पीछे बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगी और मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो जाएगी और बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये बेरियम सल्फेट नाम का इनसॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन में रह जाएगा। हम बोल देंगे कि प्रेसिपिटेशन हो गया है। अब प्रेसिपिटेशन ना हो, इसी चीज़ से बचने के लिए हम निकाल लेते हैं KSP। क्या निकाल लेते हैं, KSP। KSP कह सकते हो वो मैक्सिमम पॉइंट है जिसके ऊपर अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जा रहा है तो भैया प्रेसिपिटेशन होगा। अगर इसके अंडर में है या इसके बराबर है तब जाके बोलेंगे कि कोई प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ है। तो KSP क्या है, वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। हर स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की बेरियम सल्फेट के लिए अलग होगी, किसी और क्या बोलते हैं, किसी और सॉल्ट के लिए अलग होगी। तो KSP वैल्यू हमको बताता है कि इससे ऊपर आपका कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो नहीं जाना चाहिए। अगर उससे ऊपर चला गया तो प्रेसिपिटेशन होगा, ख़त्म कहानी। और KSP होता क्या है, इक्विलिब्रियम में बेरियम आयन और सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन, ठीक है। KSP क्या होता है, इक्विलिब्रियम में बेरियम आयन और सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन। ध्यान रखना इक्विलिब्रियम में ही होगा और किसी में नहीं होगा, सिर्फ इक्विलिब्रियम में होगा। एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, AgCl है, मान लो अभी इक्विलिब्रियम आया नहीं है, ये टूट ही रहा है। तो इस टाइम पे Ag पॉजिटिव और Cl माइनस का जो कंसंट्रेशन आएगा ना, उनका जो प्रोडक्ट करके जो वैल्यू आएगी वो असल में आयनिक प्रोडक्ट होगा, ना कि KSP। KSP कब होगा, जब यही AgCl के टूटने की स्पीड, के डिसोल्यूशन की स्पीड बराबर होगी Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कंबाइन होकर AgCl बनने की स्पीड। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया कहने का मतलब, इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब AgCl के डिसोल्यूशन की स्पीड
प्रेसिपिटेशन की स्पीड के बराबर हो जाए, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए, तब इक्विलिब्रियम आएगा। और उस टाइम पर अगर हम Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको Ksp मिलेगा। Ksp क्या होता है? Ksp वो कांस्टेंट वैल्यू है हर सॉल्ट की, जो कि हमको बताता है कि इससे ऊपर आपका कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट नहीं जाना चाहिए या फिर सॉल्युबिलिटी नहीं जानी चाहिए। अगर चली गई तो आपको सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन देखने को मिल जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। बुक में एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि अगर मैं कोई सॉल्यूशन ले लूँ M2X3 नाम से, तो अगर इसको ब्रेक करूँगा तो ये 2M प्लस बनाएगा और 3X माइनस बनाएगा। इतनी बात समझ गए। अब यहाँ पे क्या होगा बोलो ज़रा, इसका अगर आप KSP निकालोगे तो वो क्या आएगा? M पॉजिटिव आयन का कंसनट्रेशन की पावर 2, X माइनस N का कंसनट्रेशन की पावर 3। ठीक है, अब इनका जो भी कंसंट्रेशन होगा उसकी पावर 2 उसकी पावर 3 कर लेंगे, Ksp मिल जाएगा। Ksp बस ये बता देगा कि बस 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 इससे ऊपर आपका कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट नहीं जाना चाहिए, वरना M2X3 वाला प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलेगा सॉल्यूशन में। बस ख़त्म कहानी, ये इतना ही था। इससे ज़्यादा आपको इसमें दिमाग फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल करेंगे अगले वीडियो में, आपको क्लियर हो जाएगी बात। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो नीचे कमेंट करना कि नहीं आया, मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। और टेलीग्राम का लिंक दिया है, तो वहाँ पे जाके भी आप डाउट पूछ सकते हो इसमें या किसी भी चैप्टर में या किसी भी टॉपिक में। ठीक है, और बाकी इस चैप्टर की बाकी वीडियोस पहले से बना दिए हैं, लाइन वाइज डाल रखे हैं प्लेलिस्ट में, वो भी आप देख सकते हो। तब तक के लिए बाय।